हम देख रहे थे सोर्सेज टू कॉरपोरेट फाइनेंस. Till now we have finished our owned capital, that is shares and retained earnings. Then we started with borrowed capital. Borrowed capital यानी क्या? Capital which is borrowed from outside. Because only own capital is not sufficient to the company to run the company. In that case, company need borrowed capital to supplement its own capital. In own capital, we have finished with our debenture, accepting deposit, bond, ADR and GDR. जिसने भी ये पहले के वीडियोस देखे नहीं है जिसमें मैंने ये सब डिस्कस किया हुआ है, तो आप वो पहले वीडियोस देख लेना. देन सी दिस वीडियो जिसमें हम क्या देखने वाले हैं, बोरोड कैपिटल में जो बचे हुए हैं वो सब हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं. दैट इज कमर्शियल बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड ट्रेड क्रेडिट. ये तीनों हम आज के वीडियो में देखेंगे. ओके स्टूडेंट, सो स्टार्टिंग विथ कमर्शियल बैंक. क्या है कमर्शियल बैंक? सो देयर आर नंबर ऑफ सोर्सेस. हमने अभी तक देखे नंबर ऑफ सोर्सेस ऑफ फाइनेंसिंग शॉर्ट and medium term business requirements. Among these, commercial bank constitute the most predominant source, most important source. Commercial bank like आप बोल सकते हैं ICICI बैंक है, HDFC बैंक है, SBI etc. See, individual और company depend on commercial bank for fund. हम क्या सीधा RBI के पास जाते हैं क्या फंड के लिए, या कंपनी को अगर पैसे की ज़रूरत है तो क्या वो सीधा RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जाएगी क्या, जो बैंकों का बैंक है, दैट इज सेंट्रल बैंक है, एंड इट कंट्रोल ऑल कमर्शियल बैंक. तो कमर्शियल बैंक के पास ही जाएगी कंपनी अगर उसको पैसे की ज़रूरत है, मे बी शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग टर्म लोन की ज़रूरत है. तो अभी कमर्शियल बैंक क्या करता है, तो वो बैंक क्या करती है, डिपॉजिटर से पैसा कलेक्ट करती है बाय इंट्रोड्यूसिंग वेरियस डिपॉजिटरी स्कीम लाइक सेविंग अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, रिकरिंग अकाउंट, एंड मेक यूज ऑफ दिस सेविंग्स टू मीट वेरिड रिक्वायरमेंट ऑफ कॉरपोरेट एंटरप्राइजेस. यानी कंपनी की जो भी ज़रूरतें हैं उनको वो पूरा करती है. कंपनी है या लोगों को लोन चाहिए, जैसे अपने को हाउसिंग लोन, कार लोन चाहिए, या कंपनी को लोन चाहिए, पैसे की ज़रूरत है, तो वो पैसा बैंक कहाँ से लाती है, तो लोगों से डिपॉजिट्स के तौर पे कलेक्ट करती है और वो पैसा यूज करती है टू गिव लोन. सी कमर्शियल बैंक असिस्ट कंपनीज और कॉरपोरेट एंटरप्राइजेस बाय मेनी वेज, लाइक डायरेक्टली बाय ग्रांटिंग टर्म लोन टू कंपनीज. सी यू कैन सी ऑन द स्क्रीन. कमर्शियल बैंक हेल्प टू कॉरपोरेटर्स, नंबर 1 बाय ग्रांटिंग टर्म लोन टू कंपनीज, लोन देके, या फिर बाय सब्सक्राइबिंग टू शेयर्स एंड डिबेंचर्स ऑफ कंपनीज की शेयर्स लेके, या फिर थर्ड बाय अंडरराइटिंग द इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज ऑफ कंपनीज, बाय अंडरराइटिंग इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनीज. अभी अंडरराइटिंग यानी क्या, शॉर्ट में देख लेते हैं, ऐसे तो उसकी ज़रूरत नहीं है फिर भी समझ लेते हैं. अंडरराइटिंग यानी क्या, आपने देखा था, देखो 11th SP में, दैट सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस. वो सर्टिफिकेट अगर नहीं मिला है तो कंपनी अपना बिजनेस नहीं स्टार्ट करती है, और वो सर्टिफिकेट अगर कंपनी मिनिमम सब्सक्रिप्शन शेयर्स का पब्लिक से कलेक्ट नहीं करती है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन, तो उनको वो सर्टिफिकेट नहीं मिलता है. नाउ व्हेन अ कंपनी वांट टू रेज फंड बाय द इश्यू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स, इट शुड रेज एटलीस्ट 90% ऑफ द इश्यू within a time limit of 120 days from the date of opening the issue. And now in order to avoid that risk कि अगर नहीं उतने दिनों में शेयर्स सब्सक्राइब किए किसी ने, तो in order to avoid that risk, the public companies enter into underwriting agreement. Underwriting means what? Guaranteeing. Underwriting का आप शॉर्ट में आप समझ सकते हो कि गारंटी है ये एक प्रकार की. Guaranteeing to subscribe to an agreed number of shares or debentures for a certain consideration. यानी कंपनी क्या करती है, मे बी बैंक के पास जाती है कि
इतनी गारंटी देते हो, अगर उतने शेयर्स हमारे नहीं बेचे गए तो आप लोग उतने शेयर्स परचेज कर लेंगे. तो एज सच द पर्सन और इंस्टीट्यूशन हु अंडरराइट्स द इशू इज कॉल्ड अंडरराइटर and a commission is paid to them. It is known as underwriting commission. Okay, and in our country underwriting is done by Industrial Development Bank of India, IDBI Bank, IFCI Bank, Industrial Finance Corporation of India, Life Insurance Corporation of India, then the Industrial Credit and Investment Corporation of India, Commercial Bank. Okay, समझ में आ रहा है. तो कमर्शियल बैंक भी यहाँ पे हेल्प करती है टू अंडर राइट दी इशू, गारंटी देने कंपनी को. तो इस तरह से कमर्शियल बैंक हेल्प करती है कॉरपोरेट एंटरप्राइज को. ओके, नाउ कमर्शियल बैंक आल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन प्रोवाइडिंग शॉर्ट टर्म फाइनेंस. इन short term finance, they have become primary source of financing working capital of the companies, working capital of the business. In India, primary source of financing working capital are bank credit and trade credit. अभी हमने 11th में SP में देखा है, if you remember in chapter correspondence with bank, वहाँ पे आपने functions of commercial bank देखे थे, primary, secondary, accepting deposit, lending money, etc. वहाँ पे आपने देखा था types of deposit, saving deposit, current deposit, fixed deposit, recurring, etc. The commercial bank in short help for the finance, help for the fund. So bank also introduced many innovative scheme for disbursement of credit. अलग अलग तरह की बैंक की स्कीम्स है, तो वो स्कीम्स आप यहाँ पे देख सकते हो स्क्रीन पे. ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, कैश लोन, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज. वी विल सी वन बाय वन. फर्स्ट वन देखो, ओवरड्राफ्ट. अगेन यू लर्न दिस इन 11th. अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग हियर. ओवरड्राफ्ट यानी क्या? इट इज अ फैसिलिटी विच इज ग्रांटेड बाय बैंक टू करंट अकाउंट होल्डर. पहले देखते हैं व्हाट इज करंट अकाउंट. अभी आपका बैंक में जो अकाउंट है, ये आपके सपोज फैमिली मेम्बर्स का है, अगर वो बिजनेसमैन नहीं है तो सिंपल जो अकाउंट है जनरल पब्लिक का रहता है. जिनका बिजनेस नहीं है वो क्या ओपन करते हैं? तो सेविंग अकाउंट. एंड करंट अकाउंट इज ओपन बाय बिजनेस पर्सन, फर्म और कंपनीज. अभी सेविंग अकाउंट में जैसे हमने जो भी अकाउंट खोले सेविंग अकाउंट, उसमें बहुत सारी पाबंदियाँ रहती है, कुछ पाबंदी रेस्ट्रिक्शंस रहते हैं ऑन द नंबर ऑफ विड्रॉल्स. पर करंट अकाउंट में ऐसे कुछ लिमिटेशंस नहीं रहते हैं ऑन द नंबर ऑफ विड्रॉल्स, यानी पैसे निकालने के लिए. तो यहाँ पर करंट अकाउंट होल्डर को ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी बैंक देती है. यानी क्या? तो यानी वो अपने अकाउंट में जितना पैसा है उससे ज़्यादा विड्रॉ कर सकती है जो बैंक सैंक्शन करती है. मीन्स अंडर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी द बैंक अलाउ इट्स कस्टमर्स टू ओवरड्रॉ एन अमाउंट up to a particular limit, and within this stipulated limit any number of drawings are permitted. Repayments can be made whenever required during the time period, and interest is determined on the basis of actual amount withdrawn. यानी अगर करंट अकाउंट होल्डर ने सैंक्शन किए अमाउंट 1 लाख रुपये, तो उसके अकाउंट में जितना पैसा है उससे ज़्यादा वो कितने तक निकाल सकता है? अप टू ₹1 लाख जो उसने सैंक्शन किया है बैंक के पास से. ओके, 1 लाख तक वो निकाल सकता है. अगर उसने 1 लाख के नीचे निकाला है तो इंटरेस्ट, जितना पैसा निकाला है, जितना अमाउंट विड्रॉ किया है उसी के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा, ना ही 1 लाख जो सैंक्शन अमाउंट की है उसके ऊपर नहीं लगेगा. पर एक्चुअल में कितना वो एक्स्ट्रा पैसा विड्रॉ करता है देन द अमाउंट इन हिज अकाउंट. ओके, तो उसके ऊपर ही इंटरेस्ट लगेगा. ये क्या हो गया? ओवरड्राफ्ट. अभी ओवरड्राफ्ट में भी द कोलेटरल सिक्योरिटीज यूजुअली एक्सेप्टेड फॉर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज, एंड दे मे बी शेयर्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, LIC पॉलिसीज एट्सेट्रा. कुछ सिक्योरिटी बैंक रखता है अपने पास अदर देन द इंटरेस्ट विच इट इज चार्जिंग. ओवरड्राफ्ट के बाद सेकंड है कैश क्रेडिट.
क्या है? कैश क्रेडिट. It is also an important and popular form of financial aid. This form of credit is operated in same manner as overdraft facility. The borrower can withdraw amount from his cash credit account up to a stipulated limit based on security margin. Just a minute. एक मिनट. ओके. तो कैश क्रेडिट, यहाँ पे सिक्योरिटी क्या लेती है बैंक? तो लाइक स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स एटसेट्रा रिक्वायर्ड टू अवेल दिस फैसिलिटी. यानी कंपनी जो गुड्स बनाती है वो हाइपोथिकेट यानी गिरवी रखती है किसमें? कैश क्रेडिट के लिए. इट इज़ अ सेपरेट अकाउंट. ये एक तरह का सेपरेट अकाउंट रहता है वेयर बैंक क्रेडिट्स द सैंक्शनड अमाउंट and the borrower can withdraw the amount as and when he needs. And interest is charged on the amount actually withdrawn. जितना amount sanction किया उसके ऊपर नहीं, तो जितना amount withdraw किया उसके ऊपर interest लगता है. Third one, cash loan. Under this, the total amount of loan is credited by bank to the borrower's account and interest is payable on actual balance outstanding. ये हो गया कैश लोन. देन द फोर्थ वन, डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज. डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज. See, banks can provide short-term finance by discounting bills. Discounting bills से बैंक कौन सा, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म? तो ध्यान रखना है आपको, शॉर्ट टर्म फाइनेंस. ओके, बाय डिस्काउंटिंग बिल्स. दैट इज इट प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस बिफोर ड्यू डेट ऑफ बिल. अभी यहाँ पे पहले हम देखते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज यानी क्या. सी यू आर गोइंग टू सी सेपरेट चैप्टर ऑन बिल्स ऑफ एक्सचेंज इन अकाउंट. यहाँ पे हम शॉर्ट में देखते हैं. सी देखो, अगर फॉर एग्जाम्पल सिंपल एक एग्जाम्पल देखते हैं. ए इज सेलर. ए कौन है? सेलर है जो गुड्स बेचता है. उसने बी को गुड्स सेल किया, यानी बी कौन है? बायर है. उसने क्रेडिट पे यानी उधारी पे परचेस किया है. ए सेलर है, बी बायर है. तो अभी पैसा कौन देने वाला है? बी देगा ए को, राइट. उसने परचेस किया है गुड्स फॉर ₹10,000. अभी बी कहता है आई विल गिव दिस 10,000 रुपीज आफ्टर 2 months. ओके, बी ये रिटेलर है, एक ग्रोसरी शॉप वाला है. उसने होलसेलर ए से लिया है गुड्स 10,000 का और वो बोलता है मैं अभी 2 महीने बाद पैसा दूंगा. तो ए एग्री करता है. ओके, ठीक है. पर वो क्या कहता है? मुझे भी तो कुछ प्रूफ चाहिए कि तू 2 महीने बाद मुझे पैसा देने वाला है. तो ए यानी सेलर यानी ड्रॉअर, उसे क्या बोलेंगे हम? DRAWER, ड्रॉअर एक बिल ड्रॉ करता है और वो बायर को यानी किसको? बी को, जिसको हम ड्रॉई बोलेंगे, तो उसे वो बिल देता है. ए जो सेलर है वो बिल बनाता है और किसको देता है? बी को देता है. एक डॉक्यूमेंट, एक बिल बनाता है. और अभी बिल बी क्या करता है? उसको एक्सेप्ट करेगा यानी उसको उसके ऊपर साइन करेगा बी और ए को लौटा देगा, जिसमें लिखा रहेगा कि आफ्टर 2 months ही विल पे 10,000 एटसेट्रा. उसके ऊपर डेट, साइन, स्टैम्प सब रहेगा. अभी ए को 2 महीने से पहले ही पैसे की ज़रूरत पड़ती है. अभी बी तो कब देने वाला है? 2 महीने बाद देने वाला है. और अगर ए को उससे पहले ही पैसे की ज़रूरत पड़ गई तो अभी क्या करना है? बी तो बिल पे जो डेट है उस डेट को पैसा देगा. सो नाउ हियर बैंक कम टू हेल्प ए by providing facility of discounting of bill. ए क्या करेगा? मिस्टर ए बैंक के पास जाएगा, बिल देगा और बैंक क्या करेगी? ए को पहले ही पैसा देगी, यानी बिल के ऊपर जो डेट है उससे पहले ही मिल जाएगा उसको, ए को. तो बैंक पूरा 10,000 नहीं देगी क्योंकि उसे भी तो 2 महीना इंतज़ार करना है, बाद में बी से पैसा मिलने वाला है बैंक को. तो बैंक 10,000 में से कुछ कट कर देगी पैसे, फॉर एग्जाम्पल 1,000 एज ए डिस्काउंट एंड गिव ₹9,000 टू मिस्टर ए. ओके,
और जब मैच्योरिटी डेट यानी जो बिल पे लिखी हुई डेट है उस डेट पे बैंक क्या करेगी, बी से पूरा पैसा 10,000 रुपीज कलेक्ट करेगी. दिस इज हाउ डिस्काउंटिंग ऑफ बिल वर्क्स. यानी सब लोग खुश हो गए, ए को भी पहले पैसे मिल गए, बी को भी 2 महीने का टाइम मिल गया और बैंक को भी एक्स्ट्रा पैसा मिल जाएगा. ओके, तो इसको क्या बोलते हैं, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज. सो हियर बैंक commercial bank come to help trader, right, by discounting bills. तो हमने क्या देखे, कमर्शियल बैंक की स्कीम्स हम देख रहे थे. कौन कौन सी स्कीम्स हैं देख लो स्क्रीन पे, वापस शॉर्ट में लिखा हुआ है. ओवरड्राफ्ट. ओवरड्राफ्ट यानी क्या, पढ़ो वहाँ पे क्या लिखा है. कंपनी इज हैविंग करंट अकाउंट विद बैंक, प्रोवाइड ओवरड्राफ्ट facility. Borrow or withdraw fund as and when required. Overdraw is accepted up to the credit limit which is sanctioned by bank, and interest is determined on the basis of actual amount withdrawn. उसके बाद कैश क्रेडिट. कैश क्रेडिट में क्या लिखा है, इट इज ऑपरेटेड एज सेम एज ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी. Borrower can withdraw amount from his cash credit account up to the sanction amount on the basis of security margin. Okay, and interest is charged on outstanding amount borrowed and not on credit limit sanctioned. Then cash loan. Total amount of loan is transferred to borrower's account and interest is payable on actual outstanding. And discounting bills of exchange जो हमने आखिरी बार देखा, आखिरी पॉइंट. The drawer of the bill यानी seller can receive money from drawee buyer on due date or after the due date. Drawer can receive the money before date by discounting the bill with the bank, and the bank gives money to drawer less than the face value of the bill. Okay, तो ये 4 पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं. These are the schemes for disbursement of credit introduced by bank: overdraft, cash credit, cash loan and discounting bills of exchange. उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. अभी यहाँ पे आपको कुछ बहुत ऐसा रट्टा मारने है और ध्यान रखने जैसा कुछ नहीं है. आपको सिर्फ ये बैंक के इंस्टीट्यूट्स के नाम दिए हुए हैं यहाँ पे. जैसे फर्स्ट जब इंडस्ट्रियल पॉलिसी डिक्लेयर हुई इन द ईयर 1948. कब इंडस्ट्रियल पॉलिसी डिक्लेयर हुई, फर्स्ट इन द ईयर 1948 फॉर रैपिड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट यानी औद्योगिक विकास, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कंट्री में होने के लिए ये पॉलिसी डिक्लेयर हुई. तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार ने, और स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार ने क्या किया, बहुत से स्पेशल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बनाए, एस्टेब्लिश किए फॉर प्रोवाइडिंग इंडस्ट्रियल फाइनेंस. ओके, यानी स्पेशल इंस्टीट्यूट्स बनाए जो इंडस्ट्रीज को हेल्प करेगी. दिस इंस्टीट्यूट्स प्रोवाइड मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस and the assistance of these institutions has become important for new company also as well as for going concern also. Now these financial institutions are classified into 4 categories. जो यहाँ पे 4 categories दी है. Number 1, डेवलपमेंट बैंक. डेवलपमेंट बैंक में क्या क्या है देखो, IDBI यानी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, IFCI that is Industrial Finance Corporation of India Limited, then ICICI यानी Industrial Credit and Investment Corporation of India, then SIDBI SIDBI जो आपको 11th में था पोर्शन में, Small Industries Development Bank of India, then IRBI Industrial Reconstruction Bank of India. ये सब किस में आती है, डेवलपमेंट बैंक्स में. देन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, नंबर 1 RCTC यानी रिस्क कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी फाइनेंस, देन TDICI दैट इज टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड इंफॉर्मेशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड. यानी देखो हर एक
फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, जैसे ये TDICI, ये स्पेशली किसके लिए हेल्प करेगी? टू डेवलप टेक्नोलॉजी विद इन द इंडस्ट्रीज ऑफ अवर इंडियन कंपनीज. देन TFCI, टूरिज्म फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड. उसके बाद थर्ड है ब्रॉड कैटेगरी इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस. उसमें है नंबर 1 LIC सबको पता है, दैट इज लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया. देन UTI, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया. देन GIC, दैट इज जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया. उसके बाद फोर्थ क्या है देखो, स्टेट लेवल इंस्टीट्यूशंस, दैट मीन इट विल वर्क एट द स्टेट लेवल. SFC, that is State Finance Corporations. SIDC, that is State Industrial Development Corporation. अभी स्टेट हर एक इसमें रहते हैं, जैसे महाराष्ट्र में MIDC हम बोलते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन. महाराष्ट्र में होगा तो उसको क्या बोलेंगे? MIDC. गुजरात में होगा तो क्या आएगा? GIDC. ओके. So this above mentioned all institutions provide financial assistance. Now this financial assistance is provided in various forms, like to provide term lending facilities, to subscribe shares, debentures, by underwriting issue of securities. Then it lend money directly. Then it guarantee term loan which is raised by company. Okay. So this is the work of financial institutions. उसके बाद हम देखते हैं थर्ड. सो नाउ बच्चों, नाउ दिस इज अ लास्ट थर्ड, दैट इज अ लास्ट पार्ट इन द सोर्स ऑफ फाइनेंस. कौन से सोर्स में है? बोरोड कैपिटल में. तो क्या है सोर्स? ट्रेड क्रेडिट. व्हाट इज द नेम? ट्रेड क्रेडिट. इसका मतलब एक्चुअल सेंस में इट इज नॉट अ लोन इन फॉर्म ऑफ कैश. यानी जैसे कोई भी लोन में क्या होता है, अपने हाथ में पैसे आते हैं, वैसे यहाँ पे पैसे नहीं आएंगे. तो क्या है? तो ट्रेड क्रेडिट रिजल्ट फ्रॉम अ क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज विच हैज टू बी पेड एट अ फ्यूचर डेट आफ्टर सेल. इन अदर वर्ड्स, सी व्हेन गुड्स आर डिलीवर्ड बाय सप्लायर टू अ कस्टमर एंड द पेमेंट इज मेड आफ्टर सम टाइम, इट इज कॉल्ड एज अ ट्रेड क्रेडिट. अभी ये क्रेडिट कौन देता है? कौन देता है? यहाँ पे देखो रेड वर्ड लिखा है ना, ट्रेड क्रेडिटर. कौन देता है ट्रेड क्रेडिट? ट्रेड क्रेडिटर कौन है? वो लोग मैन्युफैक्चरर, होलसेलर एंड सप्लायर्स ऑफ गुड्स और मटेरियल्स आर कॉल्ड ट्रेड क्रेडिटर्स. दे सेल गुड्स ऑन द बेसिस ऑफ डेफर्ड पेमेंट. डेफर्ड पेमेंट यानी फ्यूचर पेमेंट. नाउ व्हाई दे ऑफर दिस क्रेडिट? अभी जैसे गुड्स कौन बनाता है? मैन्युफैक्चरर. मैन्युफैक्चरर किसको सेल करता है? डिस्ट्रीब्यूटर्स को. होलसेलर्स वो लोग क्या करते हैं? वो किसको सेल करते हैं? रिटेलर को. रिटेलर किसको सेल करता है? कंज्यूमर को. ओके. तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरर किसको क्रेडिट फैसिलिटी देता है? डिस्ट्रीब्यूटर्स को, होलसेलर्स को. होलसेलर्स किसको देता है? रिटेलर्स को. और रिटेलर्स इन सम सेंस टू कस्टमर्स. नाउ व्हाई दे ऑफर दिस क्रेडिट? क्यों देते हैं ऐसे क्रेडिट फैसिलिटी, उधारी क्यों देते हैं? ऑफ कोर्स मेन इंटेंशन क्या है? टू इंक्रीज देयर सेल्स एंड ड्यू टू द कस्टम आल्सो. यानी एक जो प्रथा, ट्रेडिशन हो गई है कि उधार क्रेडिट तो देना ही पड़ता है. जो उधार देता है उसका ज़्यादा सेल होता है. तो स्मॉल रिटेलर्स यानी जो छोटे दुकानदार है, ग्रोसरी शॉप है, किराना के दुकानदार है, वो क्या करते हैं? वो भी मोस्टली सप्लायर पे यानी होलसेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स पे ट्रेड क्रेडिट के लिए डिपेंड रहते हैं. इट इज़ एन ईजी काइंड ऑफ क्रेडिट विच कैन बी ऑब्टेन्ड विदाउट साइनिंग एनी डेप्ट इंस्ट्रूमेंट. जैसे हमने बिल्स ऑफ एक्सचेंज में देखा था, कुछ साइन करना पड़ता है डॉक्यूमेंट, राइट? वैसे यहाँ पे अगर मान लो होलसेलर से रिटेलर ने
कुछ माल लिया है, गुड्स परचेज किया है, ओके, और वहाँ पे वो बोलता है कि मैं अभी 15 डेज बाद देने वाला हूँ पैसा, तो उसको कुछ बिल बना के उसको साइन करके देने की ज़रूरत पड़ती है क्या? नहीं। ओके, सप्लायर सेल गुड्स एंड विलिंगली अलाउ मे बी 30 days or more for a bill to be paid. They even offer discount. So they even offer discount if bills are cleared within a short period such as 10 days or 15 days, etc. And the terms of trade credit are also not rigid. It's very flexible. ओके, तो ये सब इसको क्या बोलते हैं? ट्रेड क्रेडिट. ओके, सो हियर फ्रेंड्स, बच्चों हमने फिनिश कर दिया है पूरा बोरोड